अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में और हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये कहाँ बनता है और कैसे बनता है। देखिए डाइसेक्राइड जो है यानी दो मोनोसेक्राइड, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं ना तो एक डाइसेक्राइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज ले लिया और फ्रक्टोज ले लिया। जो ग्लूकोज है वो एक मोनोसेक्राइड है क्योंकि ये एक सिंगल शुगर से बना है। सेम उसी तरह जो हमारा फ्रक्टोज है वो भी एक सिंगल शुगर से बना हुआ है। जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड करते हैं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट सुक्रोज बनता है। कैसे बनता है? अब देखिए ये जो है ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है और हमारे जो ये फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 है, ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे जो नॉर्मली यहाँ ऊपर जो है हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है ये है कि इस साइड से जो ना, इस साइड से हमारा जो हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है और वहाँ से जो है वो हमारा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होता है। तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी और वहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप की कमी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाती है कैसे बॉन्ड बनाती है? अब जो है यहाँ पे देखें, जो कार्बन नंबर 2 है ना, यहाँ पे ये है बीटा और ये है अल्फ़ा। तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। तो हम कहते हैं ये कौन सा बॉन्ड बन गया है? ये इन्होंने बनाया अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे अल्फ़ा क्यों? क्योंकि इस साइड अल्फ़ा था और उस साइड बीटा क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जब ऊपर होता है ना तो हम कहते हैं ये बीटा है। तो उस साइड बीटा और इस साइड अल्फ़ा था तो इसीलिए हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा 1। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 वहाँ के कार्बन नंबर 2 से जो है बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जब ये आपस में मिल जाते हैं ना तो बदले में क्या बनता है? बदले में सुक्रोज बनता है। सुक्रोज जो है हम कहते हैं, जो हमारा सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनका ये होता है कि या फिर जो उनमें जो कीटोन ग्रुप है वो फ्री हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो। कब? देखिए इन्होंने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बनाने के बाद इधर या फिर फ्रक्टोज के पास वो कीटोन ग्रुप फ्री हो या फिर जो ग्लूकोज है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो, तो ही ना सुक्रोज जो है वो रिड्यूस हो सकता है। लेकिन जो ये जो है यहाँ पे अब देखें, यहाँ जो है ये इसने यहाँ पे इसका जो कीटोन ग्रुप है वो इंगेज हो गया क्योंकि कीटोन ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है और जो हमारा ग्लूकोज है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि है एल्डिहाइड, वो कहाँ पे होते हैं? वो कार्बन नंबर 1 पे होते हैं। तो दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी वो इंगेज हो गया। जब फंक्शनल ग्रुप इंगेज होता है और उसके बदले कुछ बनता है, जैसे कि यहाँ पे सुक्रोज बन रहा है, तो वो होता है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाते हैं। लेकिन अगर कीटोन ग्रुप या फिर मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर फारिक होना तो फिर उसके बदले में जो भी बने ना, फिर वो जो है वो एज अ रिड्यूसिंग शुगर काम कर सकता है। देखिए जो हमारा ग्लूकोज है ना वो फायरेन वो रिंग बनाता है और जो हमारा फ्रक्टोज है वो फूरेन वो रिंग बनाता है। तो हर जो यहाँ पे मोनोसेक्राइड वो अपना ही अलग सा ही कोई रिंग बना रहा होता है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलाएं, इनको आपस में प्लस करें, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट माल्टोज बनता है। तो ये जो अपनी बॉन्डिंग है ये कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों फुल सेम है, ठीक है। जो ग्लूकोज 1 है ना उसका जो कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से जुड़ता है। तो जो हमारा ग्लूकोज वो है 1 है, सेम इसी तरह जो हमारा ग्लूकोज 1 है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जो दूसरा है उसमें से OH ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो जो बदले में जो कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ऐसे ना खुद को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींच लेते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है। जब एक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? देखिए इसका कार्बन नंबर 1 है और जो दूसरा ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 4 है, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फ़ा क्यों? क्योंकि दोनों का जो OH ग्रुप है ना वो नीचे की तरफ है और जब OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है तो वो अल्फ़ा होता है। अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलाएं तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? लेक्टोज। और लेक्टोज को हम कहते हैं ये मिल्क शुगर है। ये अक्सर मिल्क में होता है और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो फीडिंग बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, जो दूध पीने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये ग्लूकोज। तो जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी गैलेक्टोज आपस में मिलके लैक्टोज बनाते हैं। और अगर हम लें जो हमारा सेलुलोज है, सेलुलोज क्या होता है?
सेलुलोज जब टूटता है ना, सेलुलोज जो हम सबको पता है ये एक क्या है, ये एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। ये जब टूटता है ना तो ये दो हिस्सों में टूटता है। कैसे? सेलिब्लोज और सेलिब्लोज बनते हैं दो, यानी दो क्या बनते हैं, डाइसेक्राइड बनते हैं। तो वो भी आपस में β1,4 बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। सेम उसी तरह अगर हम माल्टोस को तोड़ें ना, तो माल्टोस जो है वो डिजनरेट होके ना टूट के क्या बनाता है, आइसोमाल्टोस प्लस आइसोमाल्टोस बनाता है, दो बनाता है आइसोमाल्टोस। तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, देखिए ये आपस में क्या है, डाइसेक्राइड है, और ये आपस में अल्फा 1,6 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम सुक्रोज को तोड़ें, देखिए सुक्रोज जो है ना, मैं यहाँ पे मैंने कहा था नहीं टूट सकता। देखिए ये जो सुक्रोज है ना, वो इस तरह जो जो डाइसेक्राइड है हमारे सुक्रोज का, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन इसका ब्रेक डाउन का इस चीज़ से कोई काम नहीं है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है उसका अलग ही कोई काम होता है। तो ये जो है हमारा माल्टोज है, हमारा जो सुक्रोज है, ये टूट तो सकता है। तो जब ये टूटता है ना, तो वैसे इसके बहुत लंबे चेन्स होते हैं, जब ये टूटता है इसकी लंबे 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 बहुत लंबी, यानी इसकी जो पॉलीसेक्राइड चेन होती है, जब वो टूटते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोलोज बनता है। जो सुक्रोलोज है, ठीक है, ये बनता है। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये ट्राईक्लोरोज सुक्रोज बनता है। तो जब ट्राईक्लोरोज सुक्रोज होता है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, वो जो है ना, जो डायबिटीज़ जिन्हें होती है वो पेशेंट, वो जो आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करते हैं ना, वो ये होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ये हमारा ये सुक्रालोज होता है। तो ये जो है ये वो जो बुक है सत्यानारायण की बुक है, उसमें लिखा है ये जो है कि 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज है, ये सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। और इसको बनाते हैं फिर इसमें जो है इसको अगर खाने से ना पेशेंट की जो बॉडी में इंसुलिन वैसे भी नहीं बन रही होती, जिसको डायबिटीज़ मिलाइटिस होता है, तो उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही होती, तो ये जो है ये ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो वो जो है जिसको डायबिटीज़ हो वो इंजॉय कर सकता है मीठे मीठे खाने चीज़ें, अगर वो सुक्रालोज को यूज़ करें। अच्छा, होता क्या है, जो गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनाते हैं, लेक्टुलोज। ये जो लेक्टुलोज होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। ये ड्रग कैसे काम करता है, एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ये जो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है, ये जो है एक डिसऑर्डर होती है लिवर में, लिवर डिजीज़ होता है, जिसमें होता क्या है ना, जिसमें एक टॉक्सिन बनता है, जो कि खून में एक टॉक्सिन बनता है, जिसकी वजह से जो है ये जाके ट्रैवल करके खून में ट्रैवल करता है, और जैसे ही खून में ट्रैवल करता है ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन तक पहुंचता है तो ये ब्रेन को भी डैमेज करता है, तो ब्रेन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जिस पेशेंट को ये होता है ना, वो ऐसी एबनॉर्मल वाली हरकतें करना, जैसे कि कोई पागल होता है ना, ऐसी हरकतें करने स्टार्ट कर देता है। तो ये एक्चुअली जो है ये लिवर डिजीज़ है, जो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है। तो इस जो है ना, इस डिज़ीज़ से जो है ना, ये जो लेक्टुलोज है ये क्योर करते हैं कैसे, ये जो टॉक्सिन बनता है ना, जो टॉक्सिन बनता है इस कंडीशन में, उसमें जो NH3 होता है ना, उस NH3 को ये NH4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो ये NH4 में जैसे कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो है NH4 हम सबको पता है ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जैसे ही वो टॉक्सिन में जितना भी NH3 है वो NH4 में कन्वर्ट होता है, तो ये NH4 ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो होता क्या है, ये फिर जो है फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, तो ब्लड में मिक्स नहीं होता, तो खून के थ्रू ब्रेन तक नहीं जाता, तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा ये जो लेक्टुलोज है ये कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। चलिए जी, अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। जो ओलिगोसेक्राइड है ना, वो ओलिगोसेक्राइड भी, इवन ये जो डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड सेम ही है। तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं पॉलीसेक्राइड में। जो पॉलीसेक्राइड है ना, हम सबको पता है पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर, यानी जो पॉलीसेक्राइड है वो बहुत सारे शुगर से मिलके बना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और सेलुलोज दो दफ़ा लिख लिया, और डेक्स्ट्रेन हो गया, काइटिन, इनुलिन, ये सारे जो है एग्जाम्पल है हमारे पॉलीसेक्राइड के। ये जो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक जो होता है जिसे हम कहते हैं होमो पॉलीसेक्राइड, और दूसरा जो होता है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है। होमो मीन्स सेम, पॉली मीन्स मैनी शुगर यूनिट, ठीक है, पॉलीसेक्राइड। तो इसमें क्या होता है, होमो पॉलीसेक्राइड में बहुत सारे शुगर वो यूनिट्स होते हैं, लेकिन एक जैसे, एक ही शुगर यानी एक ही मोनोसेक्राइड से बने हुए सारे, या फिर ग्लूकोज होते हैं, या फिर सारे फ्रक्टोज होते हैं, सेम बाकियों की तरह भी सेम, यानी
एक ही चीज़ होते हैं, मोनोसेक्राइड सेम ही होता है। लेकिन ये जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मतलब पूरे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलके हेट्रोपॉलीसेक्राइड बनता है। जो हमारा होमोपॉलीसेक्राइड है उसके एग्जांपल्स हैं स्टार्च। स्टार्च में डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रिन, ये दोनों जो है एक स्टार्च के ही टाइप हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन, सेलुलोज और जो काइटिन और इनुलिन है, ये हमारा होमोपॉलीसेक्राइड है। और जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है वो कौन से हैं, ये एगारोज हो गया, हाइलोरोनिक एसिड हो गया, हेपेरिन हो गया, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हो गया, कैरेटिन सल्फेट हो गया, डर्माटोन सल्फेट हो गया। ये सारे जो है एग्जाम्पल है हेट्रोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट शुगर यूनिट से मिलके बने हैं। अच्छा, अगर हम स्टार्च की बात करें और ग्लाइकोजन की बात करें जी, स्टार्च जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इन प्लांट्स। और जो ग्लाइकोजन है ये क्या है कि स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इन एनिमल, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्लाइकोजन है ना वो स्टार्च से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब ये जो स्टार्च है, अगर मैं इसको गौर से देखें ना, तो इसमें कुछ ऐसे चेन्स बन रहे हैं सीधे, और कुछ ने ऐसे ब्रांच, जैसे यहाँ पे देखें ये जो ब्रांच है, तो सीधे चेन से पे आपस में इन्होंने ब्रांच बनाए हुए। जो सीधा चेन बन रहा होता है ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? alpha 1 ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड। और जो जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, जो ब्रांचेस हैं वो भी एक बॉन्ड बना रही है। वो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? वो alpha 1 6 ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टार्च हम ले लेते, ठीक है। स्टार्च जो है उसको तोड़ने के लिए, उसको कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इसको तोड़ के ना, इसको कैटेलाइज करके इसको, इसके जो ब्रांचेस स्पेशली तोड़ देता है। इसकी चेन्स रह जाते हैं लेकिन इसकी ब्रांचेस टूट जाते हैं। जब इसकी चेन सिर्फ रहते हैं, इसके ब्रांचेस टूट जाते हैं, तो इससे एक नई चीज़ बनती है। तो वो नई चीज़ क्या बनती है? वो नई चीज़ डेक्स्ट्रिन होती है, ठीक है। डेक्स्ट्रिन बनती है। अब ये डेक्स्ट्रिन है, ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है, स्पेशली इंडस्ट्रियल पर्पस में ये यूज़ होती है। ये जो डेक्स्ट्रिन है ये फिर अगर इसका मज़ीद तोड़ें तो ये जो है एक डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से डाइसेक्राइड? माल्टोज, ठीक है। ये माल्टोज बन जाते हैं। और अगर मज़ीद हम माल्टोज को भी तोड़ दें तो 2 ग्लूकोज बन जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये देखें 2 ग्लूकोज बन के, यानी 2 मोनोसेक्राइड बन गए। तो जो मोनोसेक्राइड होता है, जो सिंगल यूनिट शुगर होते हैं, उसको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, उसकी मज़ीद यूनिट नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो है यहाँ पे जो है ये हेपेरिन और ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट और डर्माटोन सल्फेट, ये जो हैं ये चारों किसका काम करते हैं? ये ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकोन का काम करते हैं। यानी ये क्या है? ये शॉक ऑब्जर्वर है। यानी ये जो है हमारी बॉडी में जहाँ भी मौजूद है ये वहाँ पे फ्लूइडिटी हमें देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन से बॉडी बच जाती है, रगड़ से बच जाती है। तो हम कहते हैं ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। अब जो होमोपॉलीसेक्राइड उनमें ना कुछ चीज़ों के उन्हें थोड़ा डिटेल में मज़ीद खोल के पढ़ते हैं। अब अगर हम स्टार्च की बात करें, ये जो हमारा है एक होमोपॉलीसेक्राइड है, तो ये जो है इसमें ना 2 टाइप के हैं। एक जो स्टार्च का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलोज स्टार्च, और दूसरा जो है वो क्या है? अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। जो अमाइलोज स्टार्च होते हैं ना वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनका कोई ब्रांच नहीं बना होता, और वो जो हमारे नेचर में ना टोटल तकरीबन 15 से 20% मौजूद होते हैं। और इनके जो यूनिट्स होते हैं वो 200 से लेकर 1000 यूनिट होते हैं, ठीक है। यानी 200 से लेकर वो यहाँ पे ये 200 मैंने लिखा, ये 200 से लेकर 1000 यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन 1000 यूनिट्स के होते हैं। लेकिन वो जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो स्टार्च, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, यानी ये नॉन वाटर सॉल्यूबल है। और वो ब्रांच है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं, वो ब्रांच बनाता है। जो स्टार्च ब्रांच बना रहा होता है तो वो क्या होता है? वो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च होता है। और ये नेचर में तकरीबन 80 to 85% मौजूद है। और इसकी जो यूनिट्स है वो 1000 से स्टार्ट होते हैं, फ्यू 1000 यूनिट होते हैं इसके, ठीक है। और जो हमारा जो डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन भी पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है। तो इसकी जो मेन ब्रांचेस होते हैं, जो मेन ब्रांचेस 1 4, और इसमें जो छोटे, वैसे इसमें बहुत कम ब्रांच होते हैं,
लेकिन इसमें दो कुछ छोटे ब्रांच रह जाते हैं, तो वो छोटे ब्रांच जो होते हैं वो 1,6 जो है वो अल्फ़ा 1,6 होते हैं और ये भी क्या होते हैं, डेक्स्ट्रिन, ये स्टार्च होते हैं। तो देखिए डेक्स्ट्रिन कई टाइप के होते हैं। तो ये देखिए कुछ डेक्स्ट्रिन जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल स्टार्च, कुछ डेक्स्ट्रिन को हम कहते हैं अमाइलोडेक्स्ट्रिन, कुछ को कहते हैं हम एक्सक्रीटोडेक्स्ट्रिन, कुछ को हम कहते हैं एंथ्रोडेक्स्ट्रिन। ये जो है ना, हम इनके साथ क्या करते हैं, हम इनको इनको क्या करते हैं आयोडीन के साथ जब जब मिक्स करते हैं ना, तो इनका कलर बनता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाते हैं। तो हम मिक्स करते हैं, हमें हमें कैसे पता चलेगा ये जो है सॉल्युबल स्टार्च है। हम डेक्स्ट्रिन को पकड़ के उसके साथ आयोडीन मिक्स करते हैं। अगर जो हमारा पीपीटी है, जो हमारा प्रेसिपिटेट है, वो ब्लू कलर का बना, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये एक सॉल्युबल स्टार्च है, ठीक है। अगर वो डेक्स्ट्रिन जो है वो वायलेट कलर का हुआ, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा हमारा स्टार्च है, ये अमाइलोडेक्स्ट्रिन है। अगर वो रेड कलर का हुआ तो हम कहेंगे वो क्या है, एक इरिथ्रो, वैसे इरिथ्रो है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख लिया, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन बनता है, ठीक है, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन बनता है। तो वो क्या होता है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन जब आयोडीन के साथ मिक्स होता है तो रेड कलर का बनता है। और जो एंथ्रोडेक्स्ट्रिन होता है उसका कोई कलर नहीं होता, वो एक कलरलेस पीपीटी बनता है, एक कलरलेस प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ये जो हमारा डेक्स्ट्रिन है ना और ये डेक्स्ट्रिन है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये जो डेक्स्ट्रिन है ये बनता है स्टार्च से, और ये जो डेक्स्ट्रेन है ये बनता है सुक्रोज से। ये दोनों ही पॉलीमर हैं या पॉलीसेक्राइड ही हैं, ये दोनों भी होमोपॉलीसेक्राइड है, लेकिन थोड़ा क्या है, ये है लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम सुक्रोज लें, और सुक्रोज को जो है वो सुक्रोज जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, डेक्स्ट्रिन में, विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम विच कॉल्ड न्यूकोनोस्टोक मीजियोलेलॉइड। ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारे जो सुक्रोज है ना उसको डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। जो डेक्स्ट्रिन है इसके जो मेन ब्रांचेस होते हैं, ये जो होते हैं मेन अल्फ़ा 1,6 से बने होते हैं, और जो इसके जो ब्रांच होते हैं, इसमें जो कुछ ब्रांच होते हैं वो अल्फ़ा 1,3 से बनते हैं, ठीक है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 से बनते हैं। ये जो डेक्स्ट्रिन है ना, ये एक कंडीशन, एक डिजीज़ है, नॉट डिजीज़, एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं हाइपोविलेमिया। हाइपोविलेमिया कब होता है, जब कोई सर्जरी हो या फिर कोई इंजरी हो या फिर कोई ट्रॉमा हो या फिर सिवियर बर्न हो जाए या फिर कोई दूसरा कोई फैक्टर हो जाए जिसकी वजह से ना बॉडी से ब्लीडिंग हो जाए, कोई कट शट लग जाए, कोई एक्सट्रीम कोई आपको चाकू मार दे, अल्लाह ना करे किसी को गोली लग जाए, तो ना उससे क्या होता है, उसमें जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा होता है ना, ज़ाहिर सी बात है रप्चर होता है तो डैमेज होते हैं, इंजरी होती है, तो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा जो है उसका लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। जब ब्लीडिंग होती है तो उसके साथ प्लाज्मा भी निकल रहा होता है, तो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा को फिर से उसकी जो पोजीशन में फिर से उसको बढ़ा देना, क्योंकि कम हो जाती है ना, तो उस पेशेंट को हम डॉक्टर्स क्या देते हैं, हम उसको डेक्स्ट्रिन देते हैं। तो जैसे उसको डेक्स्ट्रिन देते हैं तो उसका जो प्लाज्मा है वो नॉर्मल हो जाता है, जो प्लाज्मा ब्लीडिंग की वजह से कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात जो ये डेक्स्ट्रिन है ये क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं इनोलिन के बारे में। इनोलिन जो है वो एक होमोपॉलीसेक्राइड है जो कि बहुत सारे फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है। यहाँ देखिए ये है इनोलिन, ये बहुत सारे फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इनोलिन। इनोलिन जो होता है ना वो बेस्ट होता है, बहुत ही आइडियल है, एक आइडियल पॉलीसेक्राइड है हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें हम ये चेक करते हैं जो किडनी है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं, हम उस पेशेंट को इनोलिन देते हैं, इनोलिन देने के बाद हम देखते हैं कि जो उसकी यूरिन में इनोलिन है या फिर नहीं। अगर उसकी यूरिन में इनोलिन था तो हम बोलेंगे कि इसका जो किडनी है, इसकी जो किडनी है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम क्या चेक करते हैं, हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करते हैं, क्योंकि जो इनोलिन है वो क्यों आइडियल है, क्योंकि ना ही किडनी इसको सिंथेसाइज करती है और ना ही किडनी इसको मेटाबोलाइज करती है, यानी बहुत अच्छे से हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारी किडनी अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है हम सबको पता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये हमारी जो एनिमल और ह्यूमन के लिए एक स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ये हमें एनर्जी देती है जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है लेकिन हम खाना नहीं खा रहे होते, तो जो भी स्टोर होता है प्लांट में स्टार्च और ह्यूमन में ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ होता है ये फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी एटीपी बनती है। अच्छा, ये जो जो ग्लाइकोजन है ना, इसको बनाने के लिए
एक स्टार्टर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेन। ग्लाइकोजिनेन आता है, वो जो इसका प्रोसेस है ग्लाइकोजन प्रोटीन को ग्लाइकोजन बनने में, जो उसको जो कंडेंसेशन हो रहा होता है, तो उसका स्टार्टर जो है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेन कहलाता है। ये बिल्कुल स्टार्च की तरह है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि इसकी ब्रांचेस वगैरह ज़्यादा हैं, ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज जो है बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, बहुत ही सारे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं जो सेलुलोज है वो क्या है, हमारा होमोपॉलीसेकेराइड है। तो इसकी जो बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड आपस में बना रहे होते हैं, जो हम कहते हैं ये 1,4 लिंकेज होते हैं इनके। और दूसरी बात, जो एंजाइम होता है जो इस चीज़ को सेलुलोज को जो कैटेलाइज करने में काम आता है, जो वो एंजाइम होता है उसका नाम है सेलुलेज, जो कि हम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम कोई प्लांट खा लें, हम फ्रूट्स वगैरह खा लें, तो उनमें जो सेलुलोज होता है ना, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सेलुलेज एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता। लेकिन फिर भी हम सेलुलोज खा रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। स्पेशली जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उनके लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो है ये हज़म नहीं होता, ये जाके स्टूल बन जाते हैं, और जो स्टूल जो है ना, बॉडी में बहुत ज़्यादा फीसेस बन जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा फीसेस जमा हो जाते हैं तो ऑफकोर्स वो बाहर निकलते हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये ख़त्म हो जाता है। और ये जो हमारे सेलुलोज है ना, ये मोस्ट अबंडेंट है, ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, नेचर में। और जो सेलुलेज है ना, सेलुलोज है, ये जो है ये पेपर बनाने में भी काम आती है। चलिए जी, अब पढ़ते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड के बारे में। हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, जब बहुत डिफरेंट किस्म के मोनोसेक्राइड मिल के एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, जो सेम मोनोसेक्राइड नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हम कहते हैं वो क्या बना रहे हैं, वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड बना रहे हैं। अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड में ये देखें, ये जो एक है ये है म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड पता है क्या होता है, जो हमारे GAG थे, GAG मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से थे। GAG जो है ग्लाइको अमाइन और ग्लाइकोन है, इनमें कौन कौन से हमारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड थे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक तो हमारा हेपेरिन था, एक हेपेरिन, एक कॉन्ड्राइटिन सल्फेट था, एक केराटिन सल्फेट और एक डर्माटोन सल्फेट। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, GAG बनाते हैं, ठीक है। जो GAG है ना, GAG प्रोटीन के साथ मिलके प्लस प्रोटीन, ये क्या बनाता है, ये म्यूकोप्रोटीन बनाते हैं। और जो म्यूकोप्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, ये म्यूकाइड्स होते हैं या फिर ये प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मली जो GAG है ये लेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखिए प्रोटीन के साथ, और ये जो है लेस देन 4% जो है मौजूद होते हैं नेचर में। लेकिन ये जो म्यूकोप्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटियोग्लाइकेन हो गए, ये म्यूकाइड्स हो गए, ये जो है मोर अबंडेंटली मौजूद हैं, ये बहुत ये हमारे नेचर में ज़्यादा मौजूद है। तो ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट को, ऐसे पॉलीसेकेराइड को, हेट्रोपॉलीसेकेराइड को हम क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, जो कि हमारे GAG प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। यानी इसमें प्रोटीन भी ऐड है, इसमें प्रोटीन भी ऐड है कार्बोहाइड्रेट के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पॉली हेट्रोसेक्राइड के कुछ। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये हमारा हाइलुरोनिक एसिड है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये बनता कैसे है, ये जो हमारा डी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस हमारा N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से बनता है। अगर आपने पिछली मेरी लेक्चर देखी होगी तो मैंने आपको बताया था ये जो डी ग्लूकुरोनिक एसिड है ये कैसे बनता है। जो सिंपल ग्लूकोज जो होता है ना, उस ग्लूकोज से अगर उसका एल्डिहाइड ग्रुप निकाल के उसमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल दिए जाएं तो वो क्या बन जाता है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें आपस में तो देखें, ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जो है ग्लूकोज है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा दूसरा ग्लूकोज है। ये दोनों ग्लूकोज मिलके एक आपस में बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनता था, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसका फर्स्ट जो है जंप करके थर्ड से बन रहा है, ठीक है। ये थर्ड से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये क्या है, ये है ग्लूकुरोनिक एसिड, और ये N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपस में मिल रहे हैं। वैसे देखिए ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड में आपस में मिलकर ये क्या है, ये डाइसेक्राइड बन रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो है आपस में मिलके जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, उसके लिए
एक यूनिट का काम करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे ये 2 यूनिट है, ये हाइलोरोनिक एसिड का एक ही यूनिट होगा, क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, पर ये एक यूनिट का काम करते हैं। तो जो हाइलोरोनिक एसिड है उसके ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे हाइलोरोनिक एसिड है, ये किस चीज़ में काम आते हैं? ये लुब्रिकेशन में काम आते हैं, क्योंकि ये मॉइस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये अक्सर कहाँ पे होते हैं? हमारी बॉडी में जो हमारे जो घुटने होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, हमारे 2 जॉइंट्स हैं, उनमें एक साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। जो जॉइंट्स होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। जो ये फ्लूइड है ना, ये हमारे जॉइंट्स को रगड़ खाने से बचाती है, फ्रिक्शन से बचाती है। जो ये फ्लूइड है ना, इसमें क्या होता है? ये इसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है। उसके अलावा अगर हम विट्रियस ह्यूमर को देखें, ये जो विट्रियस ह्यूमर होता है ना, ये हमारी आंखों में मौजूद होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है? गैलेक्टियस टिश्यू जो होता है, वहाँ पे जो है फिलिंग होती है हमारे आईबॉल जो है उस ट्रांसपेरेंट गैलेक्टियस टिश्यू जो होता है उसके अंदर हमारा आईबॉल फिट है, जिसके पीछे वो होता है लेंस होता है। तो यहाँ पे एक पानी होता है, फ्लूइड होता है, जो कौन सा होता है? जो हमारा हाइलोरोनिक एसिड होता है। ये कहाँ पे जो होता है? ये हमारे विट्रियस ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, और विट्रियस ह्यूमर में हमारा आईबॉल होता है, हमारा आई लेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा ये स्पर्म में मौजूद होता है। स्पर्म में भी ये उस स्पर्म को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करी होती है, मॉइस्ट प्रोवाइड करी होती है। उसके अलावा स्किन में होता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी ये होता है। अगर हम कॉन्ड्राइटिन सल्फेट को देखें ना, ये कैसे बनता है? ये एक डी ग्लूकारोनिक एसिड प्लस एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन से बनता है, ठीक है। वो एसिटाइल जो ऊपर वाला था हाइलोरोनिक एसिड था, वो किससे बनता था? वो एन एसिटाइल ग्लूको अमाइन से बनता था। ये जो है ये किससे बनता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन से बन रहा है। जब एक डी ग्लूकारोनिक एसिड जो है वो एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से बनता है, तो ये मिलते हैं, ये आपस में एक यूनिट बनाते हैं। किसके लिए? कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का ये एक यूनिट है, सिर्फ एक यूनिट है, पर ये ऐसे बहुत सारे आपस में सेम इसी तरह की मिल मिल के आपस में क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। ये जो है ये किस चीज़ में काम आता है? ये ऑस्टियोआर्थ्राइटिक में काम आता है। ये ऑस्टियोआर्थ्राइटिक जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये जो हमारा ये साइनोवियल फ्लूइड है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, और ये ना अक्सर जो होता है फ्लूइड ये ख़त्म हो जाता है। तो जब ये फ्लूइड ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट जो है उसके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है? उनमें पानी ख़त्म हो जाती है, ऑफ कोर्स फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है? रगड़ स्टार्ट हो जाती है, फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है ना। तो उसमें ये होता है कि वो ज़ाहिर सी बात है फिर आपस में रगड़ खाएंगे ना, आपस में रगड़ खाएंगे दोनों जॉइंट्स, हड्डियाँ मिलके, तो वो वहाँ पे एक कंडीशन जहाँ पे एक बीमारी हो जाती है, जिस उस बीमारी को ऑस्टियो आर्थराइटिक कहते हैं। तो उसको इलाज करने के लिए जो हम डॉक्टर्स हैं वो हम कॉन्ड्राइटिन सल्फेट यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन से पेशेंट को बाहर निकालने के लिए। उसके अलावा कैराटिन सल्फेट जो है, कैराटिन सल्फेट एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। ये जो है ये हमारे कॉर्निया में मौजूद है, हमारी जो आई कॉर्निया है वहाँ पे मौजूद है। ये भी लिब्रिकेशन का काम करती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा डर्माटोन सल्फेट की अगर हम बात करें तो डर्माटोन सल्फेट जो है वो भी एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, और ये हमारी स्किन, हमारे वॉल्व्स, हार्ट वॉल्व्स जो है वहाँ पे मौजूद है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स में मौजूद है, हमारे खून में मौजूद है। तो ये भी सेम उसी तरह ये क्या करते हैं? ये लिब्रिकेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे ये सारे जो है ऑलमोस्ट जो है लिब्रिकेशन और प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम हेपेरिन की बात करें तो हेपेरिन भी एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, और ये एंटी कोलिगेंट का काम करती है। ये जो है ये हम क्या करते हैं? हेपेरिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट के लिए जिनका जो खून है ना वो बहुत ही थिक होता है, ठीक है। तो हम ये हेपेरिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसका ब्लड थिनर हम कहते हैं, इसका खून हम थिन करने के लिए, इसके खून को पतला करने के लिए। वैसे ये खून को पतला करता नहीं है और वैसे नहीं करता, लेकिन हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि पतला कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको कम कर देता है। ये हेपेरिन क्या करता है? क्लोटिंग एबिलिटीज़ ऑफ ब्लड को क्या करता है? ख़त्म कर देता है, उसको कम कर देता है, स्पेशली हमारे ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स में अगर क्लोटिंग हो गई, स्पेशली जो आयोटा है,
आयोटा जो हार्ट का सबसे बड़ा जो है आर्टरी है, अगर उसमें अल्लाह ना करें कोई क्लोटिंग वगैरह हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हेपरिन इंजेक्शन अक्सर लगाते हैं पेशेंट को क्लोटिंग से बचाने के लिए। आइए हेट्रोपॉलीसेकेराइड के जो दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो है उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उसमें अगार और पेक्टिन भी था। ये जो अगार है ये कैसे बनता है, जब एक ग्लूकोज सल्फेट जो है मिल के आपस में एक ग्लूकोज के साथ जब मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, अगार बनता है। और जो अगार है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें एक सूटेबल मीडियम चाहिए होता है ताकि हम उसकी कल्चर कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकें। तो जो अगार होता है ये बेस्ट होता है फॉर कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया, ठीक है। स्पेशली ई कोलाई को जो है, ई कोलाई का अगर कल्चर कर रहे होते हैं, उसको हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हम अगार यूज़ कर रहे होते हैं। तो पेक्टिन जो है, पेक्टिन कैसे बनता है, गैलेक्टो यूराटोनेट और प्लस रेमिनोज हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास, जब हम उसको आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी बॉन्ड बन जाती है, तो ये आपस में पेक्टिन बनाते हैं। और इस तरह ये जो है ये 1 यूनिट का काम करती है पेक्टिन के लिए। और ऐसे बहुत सारे मिल के जो हैं क्या बनाते हैं, पेक्टिन का एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। ये जो है ये यूज़ होता है अक्सर जेलीज वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और ये जो रेमिनोज है ये हमारा एक हेक्सोज है, इसमें 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन 5 होते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है गैलेक्टोप्रोटीन। गैलेक्टोप्रोटीन जो होते हैं ये हमारे गैलेक्टोप्रोटीन कह दो या फिर ग्लाइकोप्रोटीन कह दो। ये कैसे बनते हैं, प्रोटीन जो है क्या करता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हमारे पास गैलेक्टोप्रोटीन बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। वो जो गैलेक्टोप्रोटीन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4% से कम होता है। लेकिन ये जो म्यूकाइड्स हो गए या फिर प्रोटियोग्लाइकेन हो गए, देखिए प्रोटियोग्लाइकेन प्रोटीन पहले आ गया, इनमें क्या होता है, इनमें जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और सेम उसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन की हम बात करें तो ये जो है ये जो हमारे गैलेक्टोप्रोटीन्स हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हैं, ये किस चीज़ में काम आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। पहला जो है कि कोलेजन का काम करते हैं। कोलेजन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कहते हैं चीज़ है, हमारी स्किन और बोन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्या करते हैं, ये हमारे जो हमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये हमारे सेल में भी होती है। सेम उसी तरह हाइड्रोलेज और प्रोटीएज जो है ये 2 एंजाइम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी किस चीज़ से बनते हैं, इस गैलेक्टोप्रोटीन से ही बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक है सेरुलोप्लाज्मा। सेरुलोप्लाज्मा जो है ये बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से, ये लिवर में मौजूद होती है, ठीक है। ये लिवर में हमारी मौजूद होती है, ये हमारे लिवर से हमारे खून तक जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करती है, ये एज अ ट्रांसपोर्ट काम करती है, हम कहते हैं इट्स अ कॉपर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। उसके अलावा जो ये है ये इम्यूनोग्लोबिन का भी काम करते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो थायरोट्रोपिन होता है ये क्या है, ये एक हार्मोन है जो क्या करता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे थायराइड को। जब तक ये नहीं आता और हमारे थायराइड को नहीं जगाता तो हमारा थायराइड जो है वो थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं करता। तो ये जो है ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारे थायराइड के लिए। उसके अलावा जो हमारे इरिथ्रोपोएटिन है, ये जो सारे जो हैं ये क्या है, ये एक किडनी हार्मोन है, ये भी हमारे गैलेक्टोप्रोटीन से ही बनती है। ये क्या करती है, मेंटेन करती है हमारे रेड ब्लड सेल्स को। इसके अलावा जो एंटीजन्स हैं, जो लेक्टिन है या फिर एंटीजन्स वगैरह बन गए, लेक्टिन जो है ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो सिलेक्शन के लिए या फिर एडिशन के लिए सेल और सेल एक दूसरे से अटैच हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सारे मौजूद हैं, तो हम कहते हैं ये सिलेक्शन के लिए, अटैचमेंट के लिए भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये एंट्राइनियन फैक्टर का काम करते हैं। ये जो एंट्राइनियन फैक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं,
ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये किस चीज़ में काम आते हैं, हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है फिब्रोजिन का काम करते हैं। जो फिब्रोजिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है, यानी हमें कोई कट वगैरह लग जाए, आप देखते हैं एकदम से जो हमारा ब्लड है ना वो जम जाता है, यानी इसमें क्लॉटिंग होती है। तो इसका जो क्लॉटिंग है वो करता कौन है, वो फिब्रोजिन करते हैं। और ये फिब्रोजिन क्या है, ये गैलेक्टोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ये फिब्रोजिन ही है। इसके अलावा एक और टॉपिक था सत्यनारायण की बुक में डिहाइड्रेशन का, तो मैंने सोचा उसे भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बहुत सिंपल सा था। उसके बाद जो बस इसको पढ़ लें, उसके बाद जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट जो टॉपिक है, ये कंप्लीट चैप्टर है, ये जो ख़त्म हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में होता क्या है, डिहाइड्रेशन में ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये किसी भी मोनोसेक्राइड में से क्या करते हैं, 3 पानी के मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन H2O पानी की मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव करता है। तो जब पानी रिमूव होता है तो हम कहते हैं डिहाइड्रेशन होगी उस मोनोसेक्राइड में से। फॉर एग्जांपल अगर हम हेक्सोज की बात करें, उसमें से अगर हम उसमें से ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर 3 पानी रिमूव कर दें तो बदले में हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल मीथेल बनता है। और अगर हम पेनोज की बात करें, जो हमारे पास 5 कार्बन जो 5 कार्बन के हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो अगर उनमें हम डिहाइड्रेशन करें यानी अगर उनमें से हम 3 पानी की मॉलिक्यूल निकालें तो फरफ्यूरल बनता है। और ये फरफ्यूरल जो है ये कंडेंस होकर हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है चीज़ों को कलर करने में, और ये मॉलिश टेस्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारे आज का कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने आज कम्प्लीटली जो है वो पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ा, डाइसेक्राइड के बारे में भी पढ़ा। तो बस ये जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसके पिछले भी मैं आई थिंक 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी इस पर। तो अगर ये सारे देखें तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट जो ये बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।